Hello everyone. Today we are discussing the second chapter of electromagnetic induction, that is alternating current. देखिए बच्चों, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, सबसे पहले हमने ये जानना है. देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की. डायरेक्ट करंट क्या है बच्चों? डायरेक्ट करंट होती है जिसकी यूनि डायरेक्शन होती है, यानी कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है. जैसे मान लो अगर मान लो वो पॉजिटिव, अगर मान लो वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में ही जाएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगी. यानी कि अगर आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे करंट की वैल्यू है फिक्स है, टाइम के साथ करंट का कोई चेंज नहीं हो रहा. यानी कि दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है, आप ये भी कह सकते हैं कि हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम. यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ. ठीक है ना, टाइम के साथ ये कोई चेंज नहीं हो रहा है. अगर हम दूसरे केस में जैसे अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? यहाँ पे इसकी यूनि डायरेक्शन नहीं होती. देखो, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव आएगी, सेकंड में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. ठीक है ना, इस तरह से ये चेंज होती रहती है. ठीक है ना, यानी कि टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता रहता है. तो आप ये इसमें क्या है, इस अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम. ठीक है ना. देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है. देखो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. ठीक है ना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में ही जा रही है. या तो नेगेटिव एक्सिस में पूरी जाएगी या पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी. लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ. ठीक है, तो ये है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बीच में. ठीक है ना बच्चों. तो इसके नेक्स्ट हमने एक आर्टिकल करना है. देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर. देखिए बच्चों, अभी तक आपने करंट की बात की है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की बात की है. यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग नेचर की बात कर रहे हैं, ये वोल्टेज और करंट की. अल्टरनेटिंग का मतलब ये बच्चों, जैसे वोल्टेज और करंट जो है वेरी करेगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वो वेरी करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस सर्किट में देखिए एक सर्किट लिया हमने, इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई दे दी. ठीक है, इसके अक्रॉस अल्टरनेटिव वोल्टेज. अब यहाँ पे हम देखते बच्चों, यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज जो हमारे पास होगी, ठीक है, अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमारे पास वो कितनी होगी? V इजिकल टू, जो मैंने यहाँ लिखी है, V इजिकल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. देखिए बच्चों, मान लो सर्किट में करंट I का फ्लो हो रहा है. लेट IV द करंट इन सर्किट. I क्या है? करंट इन दी सर्किट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? ओम्स लॉ कहता है हमारे पास V किसके बराबर होता है? IR के बराबर. ठीक है, यहाँ से आप I की वैल्यू निकालते हैं. I इक्वल टू किसके बराबर आएगा? V अपॉन R के बराबर. ठीक है, I किसके बराबर आएगा? V अपॉन R के बराबर. तो हमारे पास देखिए बच्चों, I किसके बराबर आ जाएगा? V की वैल्यू भरो आप, V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 में है, बटे में आएगा R. ठीक है, और ये जो बच्चों I वैल्यू होती है, ये I इक्वल्स टू होती है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. देखिए, जब अल्टरनेटिंग करंट की, देखिए बच्चों, अगर हम I की वैल्यू, जैसे मान लो I की वैल्यू हम फिक्स करते, जैसे मान लो आप बोले करंट है आपके पास 6 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो वो क्या शो कर रहा है? वो एक डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है. ठीक है ना. अगर करंट की वैल्यू इस रूप में दी हो, जैसे I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा, यानी कि साइन ऑफ एंगल में दी है, तो इसका मतलब है, और साथ में देखो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो हम कहेंगे ये अल्टरनेटिंग नेचर है करंट का. ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का नेचर आएगा. ठीक है, यहाँ पे जो I नॉट है बच्चों, ये I नॉट की जो वैल्यू होती है, ये होती है V नॉट अपॉन R. ठीक है, ये क्या है? पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. इसे हम कह सकते हैं पीक वैल्यू
पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम वोल्टेज और करंट को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें, देखो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस में हमने वोल्टेज या करंट को लिया और एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है। ठीक है ना, टाइम के साथ वोल्टेज में और करंट में वेरिएशन ऐसे आ रही है। देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इनका देखो पीक पॉइंट एक ही टाइम पर पीक पॉइंट पर आ रही है, वोल्टेज भी और करंट भी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, इन फेज है, यानी कि एक ही फेज है उनका, इन फेज है। ठीक है, अब अगर फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो सेकंड डायग्राम जो फेजर डायग्राम है, यहाँ पे देखो जैसे हमने कहा कि ये दोनों एक ही जगह पे पीक पॉइंट पर आ रही है, एक ही टाइम पर पीक पॉइंट पर आ रही है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। वोल्टेज देखो, ये यहाँ पर हमने वोल्टेज को, पीक वोल्टेज को शो किया और यहाँ पे पीक करंट को हमने शो किया, तो ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास ओमेगा टी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। और एरो एक ही जगह पे, अगर मान लो इन फेज, इसका मतलब है इन फेज, अगर आउट ऑफ फेज होता तो क्या होता बच्चों, आउट ऑफ फेज में क्या होता है, अगर यहाँ में साइड में आउट ऑफ फेज में अगर होता तो आपका, जैसे मान लो ये एक्सिस है, जैसे करंट की वैल्यू इस साइड को आती है और वोल्टेज की वैल्यू इस साइड को आती है, मान लो इनके बीच में कुछ एंगल बन जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाना था, ये हो जाना था आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। ठीक है ना, ये होना था फिर आउट ऑफ फेज। ठीक है, यानी कि इन फेज का मतलब है एक ही फेज में होंगे, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन जैसे पीक पॉइंट है वो एक ही टाइम पर होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ हमारे पास है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, जब करंट क्या होगी जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप रेजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू वो इस तरह से होगी। ठीक है ना, अब है पावर सप्लाई टू अ रजिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पावर सप्लाई टू अ रजिस्टर। पावर सप्लाई टू अ रजिस्टर, पावर सप्लाई टू अ रजिस्टर। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा P इक्वल टू होता है I स्क्वेयर R। ठीक है ना, अब I की वैल्यू आप भरते हैं, ऊपर हमने निकाली है, ये होता है I नॉट का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा T इंटू R। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोलो, ये होएगा I नॉट का स्क्वेयर R साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें हम ये जो साइन स्क्वेयर, अब एवरेज पावर को अगर हम निकालें, अगर हम एवरेज पावर को निकालें, एवरेज पावर हमारे पास जो आएगी बच्चों वो क्या आएगी, P, इसको हम P बार करके लेते हैं, P बार इक्वल्स टू एवरेज ऑफ I स्क्वेयर R। ठीक है ना, इसकी हम एवरेज निकालते हैं, ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी इक्वल टू एवरेज ऑफ ये आएगी आपके पास एवरेज ऑफ, जो हमने वैल्यू निकाली I नॉट का स्क्वेयर R साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट मान लो, जैसे इक्वेशन, इसको हमने 2 मान लिया, 3 मान लिया मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, जैसे इसमें हम क्या ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको बाहर निकालेंगे, जैसे बच्चों इसमें हम ऐसा करेंगे, ये इक्वल टू आएगा I नॉट स्क्वेयर R हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर एवरेज ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लेते हैं हम। अब देखिए बच्चों, ये जो साइन एज साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, इसको अब देखो, इसका एक फॉर्मूला तो बच्चों 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा का मतलब जो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वो हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, एवरेज ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी ये किसके बराबर आएगा, 1/2 1 माइनस एवरेज ऑफ कॉज 2 ओमेगा टी, एवरेज ऑफ कॉज 2 ओमेगा टी। इस तरह से आपने करना है इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट आप मान लो, इक्वेशन नंबर 5 मान लो इसको। अब देखिए बच्चों, एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल के हम cos, इसको एवरेज वैल्यू को इस तरह से हम लिखते हैं cos 2 ओमेगा टी करके, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू आएगा, फुल साइकिल के लिए हम टाइम पीरियड टी लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इंटीग्रल हमारे पास 0 टू हमने, क्योंकि ये वैल्यू हमने भरनी है, तो 0 टू टी, ठीक है, cos ऑफ 2 ओमेगा टी टी टी, ठीक है। इसको आपने इस तरह से लेना है। जब टाइम पीरियड हम एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे तो एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल का मतलब है जैसे बच्चों जब एक साइकिल पूरी होती है, जैसे मान लो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ टी होता है, टी कंप्लीट रोटेशन जब एक टाइम पीरियड होता है, इसको हम टी से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/t। अब देखो इंटीग्रेशन कॉज थीटा की मतलब इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ये होती है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये होता है साइन थीटा, साइन 2 ओमेगा टी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बटे में हम लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये आएगा 1/2 ओमेगा, साथ में निकाल दिया टी के साथ बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरो, ये आएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ओमेगा टी साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों 2π/t, ये याद रख लेना, t माइनस 0, टी से टी कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा टी साइन 4π माइनस 0, साइन 4π की वैल्यू है जैसे पता बच्चों आपको, ये 0 होती है, तो इसका मतलब cos 2 ओमेगा टी की एवरेज जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे हम ऊपर, जो इक्वेशन हमने इक्वेशन जो ऊपर निकाली है, इससे पहले वाली इक्वेशन जहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाली, एवरेज ऑफ, अब लिखेंगे देयरफॉर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों। अब देखिए ऊपर हमने निकाली है, तो वहाँ पे हमारे पास इसकी जो कॉज, जो एवरेज वैल्यू है cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो 0 है वो हमने वहाँ पर 0 पुट करनी है, तो ये कितना आएगा, 1/2 थी वहाँ पे, ब्रैकेट में 1 माइनस उसकी एवरेज वैल्यू वो 0 आई हमारे पास, तो हमारे पास ये कितना है 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो एवरेज पावर है, अब इसको हमने एवरेज पावर साइन स्क्वायर इसको भी हमने पुट करना है। जो फर्स्ट हमने इक्वेशन निकाली थी, शुरू में हमने एक इक्वेशन निकाली थी जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी आई थिंक, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितनी आएगी एवरेज पावर, पी बार इक्वल्स टू हाफ आई नॉट स्क्वायर आर, साथ में जो हमारे पास ये हाफ हमने शुरू में लिख दिया, तो इस तरह से आपकी एवरेज पावर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगी। अब इफेक्टिव पावर, देयरफॉर इफेक्टिव पावर और एवरेज पावर
इफेक्टिव पावर और एवरेज पावर, यानी कि पी बार इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं हम आई नॉट अपॉन √2 का स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है ना, आई नॉट बटा √2 का होल स्क्वेयर अपॉन इंटू आर, ठीक है ना, दैट इज करके आप लिख सकते हैं। ये जो बच्चों ये वैल्यू है ये रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है, जिसको हम आगे करेंगे। ये होगी IRMS रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वेयर हमारे पास है इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैं यही कर रहा हूँ, ये यानी कि पी बार किसके बराबर आया हमारे पास, ये आया IRMS का स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है। ये डेरिवेशन है। तो बच्चों आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।